सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जी के निवास पर भी योग कार्यक्रम चल रहा है। देश के कोने कोने में और मैं कहूँगा विश्व के कोने कोने इसके बाद में चालेसर है, चालेसर के सम्मान के लिए मैं अभिषेक। ये सारी चीजें उन्होंने करके और जिस तरीके से वो पढ़ाने जाती थी, उनके ऊपर लोग पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर गंदगी फेंकते थे, उसके बावजूद भी उनका इरादा देखिएगा कि आज उन्होंने अपने कार्य से पूरे विश्व में जो महिलाओं के लिए ये विशेष स्थान बनाया है, महिलाओं के लिए जो विशेष उन्होंने योगदान दिया है। आज हमारी बेटियां विश्वविद्यालय पढ़ रही हैं, आज हमारे समाज की जो बेटियां हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, विश्व की जो बेटियां हैं, वो बड़े बड़े पदों पर तैनात हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सावित्रीबाई फुले जी का जो योगदान है वो अद्वितीय योगदान है और उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और उनको उनके इस कार्य के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मैं आज इस मौके पर यही कहूँगा कि उन विषम परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले जी ने जो बड़ा काम किया, हमारे सामने जो आज परिस्थितियां हैं बड़ी अनुकूल हैं और इन अनुकूल परिस्थितियों के चलते हुए हमें भी उनके पदचिन्हों पर चल करके इस शिक्षा के क्षेत्र में जो हम योगदान दे सकते हैं, जो हम अपने गांव में, क्योंकि देखिए शहरों में हम लोग रह रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन से हम लोग जो नौकरियों में आ गए, हमारा जीवन बदल गया। लेकिन गांव में जो लोग हमारे रह गए उनका जीवन में बदलाव बिल्कुल भी नहीं है। गांव में जो बच्चे स्कूल जाने चाहिए वो लोग खेतों में किसानों के मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक एक जो लोग हमारे जैसे सरकार की नौकरी में आ गए, हम लोगों को रोजी रोटी मिल गई, हमारी आर्थिक आजादी भी मिल गई। सामाजिक आजादी तो खैर इस देश में कभी भी नहीं मिल सकती क्योंकि देश में सामाजिक विषमता इतनी ज्यादा है। लेकिन जो लोग आर्थिक आजादी पा चुके उनको एक बच्चा गांव में गोद लेने का मैं आज इस मौके पर आह्वान करूंगा कि गांव का गरीब बच्चा एक गोद ले लो, उसकी पढ़ाई आप जिम्मेदारी ले लो। तो मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फुले जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और उनके जो पदचिन्हों पे चलने का सबसे एक मतलब कहूंगा कि सबसे जो एक अच्छा मार्ग होगा यही होगा। तो मैं रखने की जब हम बात करते हैं तो एक बाबाजी का और धीरज अलग था, लेकिन वक्त गुजरते वक्त के साथ हमें अपने आंदोलनों को जिंदा कैसे रखना है, इस पर भी हमें विचार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है या बढ़ना चाहिए। जब हम इंटरसेक्शंस की बात करते हैं, चाहे हम बुद्ध से लेकर अगर हम पूरे मूवमेंट को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में लाकर खड़ा करते हैं, और ना ही सिर्फ बुद्ध से, जब बुद्ध सबसे पहले प्रज्ञा की बात करते हैं यानी एजुकेशन की बात करते हैं, जब कबीर बात करते हैं तो कहते हैं जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। रविदास जब बात करते हैं वो एजुकेशन की बात करते हैं। अंबेडकर जब बात करते हैं सबसे पहले कहते हैं गो गेट एजुकेशन। जब पेरियार बात करते हैं सबसे पहले कहते हैं गो गेट एजुकेशन। सारे आंदोलन जो हैं उनका चौराहा 5 रहा, 6 रहा, 10 रहा, अगर उनका बनता है तो एक कॉमन चीज है इंटरसेक्शंस में, वो है एजुकेशन। वो हर सब लोग जिन्होंने जहां से आंदोलन, चाहे वो बुद्ध ने शुरू किया था या 2006 में 4 लड़कों ने मिलकर शुरू किया था, कोई भी आंदोलन, उसके आधार में एक चीज कॉमन है, वो है एजुकेशन। ये जानने से ज्यादा जरूरी ये बन जाता है जब सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब, पेरियार या तमाम हमारे महान स्त्रियां और पुरुष जब जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किए, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहानियां उनके साथ क्या जुड़ी हैं, कि उस वक्त वो किस मनोस्थिति से गुजर रहे थे। किसी भी इंसान की किसी भी वक्त में किसी भी आंदोलन के आधार में अगर देखें तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो उस वक्त किस मनोस्थिति से गुजर रहा था।
ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी कौन सी एनर्जी थी, ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसा कौन सा दर्द था, चाहे वो मजबूरी में सही या चाहे खुशी के सही, ऐसी कौन सी चीज थी कि वो उन आंदोलनों को छोड़ नहीं रहे थे। आधों को तो शायद पता ही नहीं था कि हम किसी आंदोलन का हिस्सा हैं, लेकिन वो आंदोलन का हिस्सा थे। लेकिन अगर जब हम माता सावित्रीबाई फुले को देखते हैं और उनसे जुड़ी जब छोटी छोटी कहानियों को देखते हैं कि उसके झोले में एक साड़ी है और एक साड़ी वो पहन के निकली है, और उसको पता है कि जब मैं घर से बाहर निकलूंगी तो 4 लोग मुझ पर कीचड़ उतारने वाले होंगे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या बदला है, ये भी समझना भी तो जरूरी है। जब आज आप घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए किसी भी तरीके का, क्योंकि हम यही इसी मन से, हमारे एक प्रोफेसर साहब ने कहा, क्योंकि हम पढ़ाई के धंधे से जुड़े हुए लोग हैं। मैं पहले भी कई मंचों से इस बात को कह चुका हूं, क्योंकि धंधा ही बन के रह गया है एजुकेशन। वेलफेयर स्टेट के आइडिया में जब हमने एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन के साथ जोड़ के रखा, चीज़ों को फ्री करने के लिए आगे बढ़े कि सब तक एजुकेशन पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, वहां पर निजीकरण के दौर आ गया और हमारे सामने चीज़ें हैं।